बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब, आज हमारे स्टूडियो में दुनियाए स्नूकर के नंबर 1 खिलाड़ी, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 9 टाइटल जीतने का कारनामा अंजाम दिया है, और दुनिया में सिर्फ 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीन तीन मरतबा आलमी स्नूकर चैम्पियनशिप जीतने का एजाज़ हासिल किया है। एक का ताल्लुक़ हमारे पाकिस्तान से और दूसरे का ताल्लुक़ इंडिया से। और इंडिया के पंकज एडवाणी, जो इससे कबल 3 मरतबा आलमी चैम्पियन बन चुके थे, उनका रिकॉर्ड बराबर किया हमारे मोहम्मद आसिफ ने, और दुनियाए स्नूकर में उन्होंने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया। उन्होंने न सिर्फ 3 मरतबा इनफरादी तौर पर आलमी स्नूकर चैम्पियनशिप जीती, बल्कि 2 मरतबा उन्होंने डबल में आलमी स्नूकर चैम्पियनशिप जीतने का एजाज़ हासिल किया। 2 मरतबा उन्होंने एशियन टाइटल इनफरादी तौर पर जीता, और 2 मरतबा डबल की बुनियाद पर उन्होंने ये टाइटल जीतने का कारनामा अंजाम दिया। उन्होंने सार्क चैम्पियनशिप हाल ही में जीती, और उससे कबल वो, जैसा कि हमने बताया, कि वो एशियन सतह पर भी 3 टाइटल जीत चुके हैं। पाकिस्तान में उन्होंने जो पाकिस्तान एमेचर स्नूकर चैम्पियनशिप होती है, वो भी उन्होंने 3 मरतबा जीती है। और सबसे बढ़कर जो हाल ही में 2024 में नवंबर में जो आलमी स्नूकर चैम्पियनशिप हुई थी, उन्होंने से 6 सेंचुरी ब्रेक लगाए, जो एक बहुत बड़ा कारनामा है किसी भी प्लेयर के लिए। पहली मरतबा आलमी स्नूकर चैम्पियनशिप उन्होंने 2012 में जीती थी, जब उन्होंने इंग्लैंड के गैरी विल्सन को 10-8 से शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की थी। और दूसरी मरतबा 2019 में उन्होंने फिलिपाइन के जेफरी रोडा को 8-5 से शिकस्त देने का कारनामा अंजाम दिया था। और हाल ही में जब उन्होंने तीसरी मरतबा आलमी स्नूकर चैम्पियनशिप जीती, तो उन्होंने ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले अली गुजालू को 5-3 से शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की। ये मोहम्मद आसिफ जो हैं, हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और नौजवानों के लिए काबिल तक़लीद मिसाल हैं। जिस तरह से अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए कारनामा अंजाम दिया ओलंपिक में, और उन्हीं की लेगेसी को जो है हमारे मोहम्मद आसिफ जो है आगे लेके चल रहे हैं। हमारे और भी नौजवान हैं जिनमें बड़ा पोटेंशियल है, जिनकी एक्सपर्टीज़ है, बस उनको एक्सपोजर की ज़रूरत है, उनको एक्सपीरियंस में इजाफे की ज़रूरत है। तो वो दुनियाए न सिर्फ खेल में बल्कि स्नूकर में भी आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, जिस तरह से मोहम्मद आसिफ ने एक मिसाल कायम की है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया अपने इंट्रो के इब्तिदाइया में, कि मोहम्मद आसिफ दुनिया के सिर्फ 2 खिलाड़ियों में शामिल हैं जो आलमी स्नूकर चैम्पियन होने का एजाज़ रखते हैं। उन्होंने 2022 में प्रोफेशनल की हैसियत से भी मतलब वो इस स्नूकर में आए, लेकिन फिर उन्होंने इरादा चेंज कर दिया और वापस जो है वो एमेचर की तरफ आ गए। हम ज़ाहिर है उनसे स्नूकर से मुतालिक भी बात करेंगे, और ये भी पूछेंगे कि वो प्रोफेशनल उन्होंने क्यों ज्वाइन की और फिर क्यों छोड़ी, और दीगर उमूर पे भी उनसे बात होगी। और सबसे पहले तो ये हमारे मतलब चैनल के लिए ये एज़ाज़ की बात है कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। हम अपने चैनल के रूह रवां अब्दुल मजीद साहब की जानिब से, तमाम एग्जीक्यूटिव्स की जानिब से, डायरेक्टर्स की जानिब से, प्रोड्यूसर्स की जानिब से, हमारे कैमरामैन्स की जानिब से, और जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ है उसकी जानिब से हम मोहम्मद आसिफ को अपने स्टूडियो में खुश आमदीद कहते हैं। आसिफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो हम आपको खुश आमदीद कहेंगे, वेलकम करेंगे कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। थैंक यू। यकीनन आपका बहुत बड़ा कारनामा है। दुनिया में 2 पिलरों में आपका नाम होना, मैं समझता हूँ कि न सिर्फ आपके लिए तो है एज़ाज़ की बात, हम सब पाकिस्तानियों के लिए भी एज़ाज़ की बात है कि आपने दुनिया में अगर एमेचर किसी ने 3 मरतबा जीती है तो वो एक जो है आप हैं। कहाँ से, मतलब ये कि आपने इब्तिदा की, कहाँ से शुरू किया, कहाँ से ख्याल आया आपको कि आप स्नूकर की तरफ आए? जी, मैं बेसिकली फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, तो मैं फैसलाबाद में खेलों में था शुरू से ही, और क्रिकेट, फुटबॉल और फिर बाद में स्नूकर।
तो मेरे एक दोस्त ने मुझे स्नूकर की तरफ लेके आया और मैं स्नूकर खेलना शुरू किया, तो मैं बहुत जल्दी इम्प्रूव कर गया। और मेरे दोस्तों ने कहा जी कि आप डोमेस्टिक तो खेलें, पहले एक सिटी का टूर्नामेंट होता है, आप वो खेलो। तो मैंने वो खेला, तो मैंने वो विन कर लिया और फिर उसके बाद प्रोविंशियल पे चले गए। तो वहाँ पे एक दफ़ा मैं खेलने गया, तो मैं क्वालिफाई नहीं कर सका, नेशनल टीम का हिस्सा नहीं बन सका एक साल। और वेरी नेक्स्ट ईयर मैं फिर दोबारा से वो टूर्नामेंट खेला, तो मैं नेशनल टीम का हिस्सा बना। और आज अल्हम्दुलिल्लाह के 22 साल हो गए मुझे यहाँ पे नेशनल टीम का हिस्सा बने हुए। और ये मेरी लॉन्ग जर्नी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें मतलब आपकी एक्सपर्टीज़ का कितना दखल है, या कुदरती तौर पे मतलब अल्लाह ताला ने ये आपको सलाहियत बख्शी कि देखें प्लेयर्स तो बहुत सारे होते हैं और मेहनत भी करते हैं, यकीनन आपने भी बड़ी मेहनत की है, बगैर मेहनत के तो कोई यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। लेकिन आप समझते हैं कि इसमें मतलब गॉड गिफ्टेड भी कोई चीज़ थी कि आप शॉट मारते थे और वो लग जाते थे? नहीं देखें, सब चीज़ें जो हैं गॉड गिफ्टेड तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपकी मेहनत जो है वो सबसे ज़्यादा, ज़्यादा होती है। हाँ सबसे ज़्यादा वही चीज़ आपको काबिल, यानी कि काबिल बनाती है इंसान को। तो देखिए, मैंने ना ये सीखने का मराहिल जो है ना वो मेरा शुरू हुआ 2003 से। जब 2003 में यहाँ पे आया तो मेरे बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स थे यहाँ पे, मोहम्मद यूसुफ, जी। साले मोहम्मद, खुरम आगा, नवीन परवानी, फरहान मिर्ज़ा, ऐसे बहुत सारे प्लेयर जिनका मैं शायद नाम ना ले सकूं। तो वो सारे सीनियर्स यहाँ पे खेल रहे थे, तो मुझे उनके साथ खेलने का मौका मिला। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता उनसे बहुत कुछ सीखा। यूसुफ भाई की टेक्निक सीखी और अग्रेसिव जो है, साले जो है वो अग्रेसिव प्लेयर थे, तो मैंने उनसे वो चीज़ें सीखी। यानी कि ये सिलसिला तब से शुरू हुआ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कि ये था कि यहाँ से जो कुछ सीख के जाता था, फिर उस पे अपने तौर पे मैं करता था कोशिश और मेहनत करता रहा। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उसमें बहुत सारी जगह पे कामयाब रहा। आपने मोहम्मद यूसुफ का जिक्र किया, उन्होंने सबसे पहली मर्तबा पाकिस्तान के लिए 1994 में गालिबन बल्गारिया में उन्होंने केप टाउन। जनूबी अफ्रीका जी। जनूबी अफ्रीका में उन्होंने मतलब चैम्पियनशिप, आलमी स्नूकर चैम्पियनशिप जीती जी। थी। और फिर उसके बाद उन्होंने 2006 में जो ओवर 40 प्लस होता है उसमें भी मतलब उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतने का कारनामा अंजाम दिया। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि मोहम्मद यूसुफ ने मतलब ब्रेक थ्रू किया था और उसके बाद उस लेगेसी को आप आगे लेके चले। ये बताइए कि आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा इब्तिदा में? देखिए जी, सबसे पहले तो जब शुरुआत होती है तो तब तो एक तो अंदाज़ा नहीं होता कि इंसान कहाँ पे खेल रहा है, किस लेवल पे है, किस चीज़ें। तो मेरी फैमिली को भी नहीं पता था इन चीज़ों का, तो फैमिली की तरफ से काफ़ी हर्डल्स थी। उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि जी आप अपने बिज़नेस में आओ और स्नूकर छोड़ दो। तो मेरा बहुत ज़्यादा इस चीज़ में ध्यान था और मैं अच्छी स्नूकर खेल रहा था, लेकिन उनको नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। तो तब सपोर्ट होना इतना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है वो सारी चीज़ें। मतलब जितना भी कोशिश कर ले कि वो लेकिन अपनी जो काबिलियत है वो उनको पूरी तरह से बता नहीं पाता। तो तब शुरुआत में मुश्किलात आईं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इस चीज़ पे साबित कदम रहा कि मैं ये गेम कंटिन्यू करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने 2009 में मैंने फ़र्स्ट टाइम नेशनल चैम्पियनशिप जीती। तो तब जाके मेरी फैमिली को पूरी तरह से पता चला कि यार मैं इस लेवल पे खेल रहा हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे भरपूर सपोर्ट किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सिलसिला फिर कंटिन्यू हुआ और मैं आज इस मुकाम पे अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा हूँ। अल्लाह माशाल्लाह, आपने जो तीसरी ये आलमी स्नूकर चैम्पियनशिप जीती, इस दौरान आपने 6 सेंचुरी ब्रेक लगाए। तो मतलब कोई यादगार कोई चीज़, कौन सा खिलाड़ी मतलब ये कि आपको बहुत ज़्यादा सख्त लगा पहली, दूसरी और ये तीसरी आलमी स्नूकर चैम्पियनशिप के दौरान, और जो आप माशाल्लाह ब्रेक लगाते हैं तो क्या मतलब किस तरह से? देखिए, होता ये है कि ये इंसान की फॉर्म पे डिपेंड करता है कि इंसान कैसी प्लेयर कैसी फॉर्म में है। और ये टूर्नामेंट में जब मैं जाके खेलना शुरू किया तो थ्रू आउट मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खेल रहा था कि कोई भी ऐसा मैच नहीं था जिसमें मैंने सेंचुरी ब्रेक या 90s के ब्रेक मैंने नहीं किए हैं। 6 सेंचुरीज के अलावा मेरा ख्याल कुछ 90s के ब्रेक मेरा ख्याल शायद 7-8 मेरे वो हैं। वो है। यानी कि पूरे टूर्नामेंट में अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने जिस फ्रेम में भी मैंने जो फ्रेम विन किया उसमें मेरा ब्रेक ही था 50+, 70, 60 ऐसे कुछ ब्रेक चल रहे थे। तो वो एक अच्छा साइन होता है, प्लेयर को एक पॉजिटिव साइन मिलता है कि उसकी ब्रेक बिल्डिंग अच्छी चल रही है, उसका पॉट लेवल और मेंटल लेवल दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं। तो ये बड़ा अच्छा रहा। और जहाँ तक आपने बात की कि हर टूर्नामेंट में कोई ना कोई एक प्लेयर ऐसा इंसान को मिलता है
कि जहाँ पे वो काफ़ी सिचुएशन जो है मुश्किल हो जाती है। तो पहले टूर्नामेंट में मेरा फाइनल था और इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में मेरा प्लेयर था, साइप्रस का प्लेयर था माइकल जॉर्जियो। वो बड़ा टफ प्लेयर था क्योंकि वो प्रोफेशनल का एक टूर्नामेंट भी जीत चुका है और प्रोफेशनल खेला काफ़ी अर्सा, काफ़ी लंबा टाइम वो खेला है प्रोफेशनल में। तो उसको बीट करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने उसको 5-3 बीट किया। और जब अली से मैच आया तो उस मैच में भी अल्हम्दुलिल्लाह कि अच्छी परफॉर्मेंस रही और मैं 5-3 अपने नाम कर सकता। पहला जो आपने 2012 में जो जीता गैरी विल्सन के खिलाफ, इंग्लैंड के जो थे, वो क्या मतलब, क्योंकि पहला था, टाइटल जीता, उसमें क्या कैफियत थी? देखें जी, उस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन थी ना वो एक तो मैं पूरा थ्रू आउट टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला मैं, और फाइनल में मुझे जब पता चला कि मेरा अपोनेंट प्लेयर जो है वो एक्स प्रो है, प्रोफेशनल प्लेयर है था, लेकिन अब वापस आया यहाँ से, दोबारा वापस ये टूर्नामेंट विन करने के बाद दोबारा वापस एंट्री मिलती थी वहाँ पे। तो मेरे लिए किसी भी इवेंट का बहुत बड़ा फाइनल था, वर्ल्ड चैम्पियनशिप का फाइनल खेल रहा हूँ, तो क्योंकि उससे पहले कोई बड़ा टाइटल नहीं था मेरे पास, तो वो काफ़ी प्रेशराइज सिचुएशन। और एक टाइम पे आके 8 ऑल मैच हुआ, तब 7-8 में लीड कर रहा था, तब मुझे पहली बार प्रेशर की फीलिंग आई और मैं वो हैंडल नहीं कर पाया और 8 ऑल हो गया। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लेके मैं वापस नीचे गया। 10-8 से जीता फिर आपने वो? जी जी, फिर मैं 8 ऑल से फिर मैंने 2 फ्रेम कंटिन्यूसली, मैंने अगले 2 फ्रेम जीते, तो 10-8 से मैंने वो टाइटल जीत लिया। लेकिन वो मेरे लिए एक समझने के ख्वाब जैसा मामला था कि यार मैं इस लेवल पे जाके ये चैम्पियनशिप अपने नाम करूँगा, ये ख्वाब था मेरा। तो अल्लाह ताला ने उसको ख्वाब को मेरा को पूरा किया। और जब फिलिपाइन के जेफरी रोडा के खिलाफ आपने कामयाबी हासिल की 8-5 से, तो वो कैसा लगा आपको? इसलिए कि आप देखें, वो अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। जाहिर सी बात है, कोई अचीवमेंट हासिल करता है बंदा तो उसको बहुत खुशी होती है, लेकिन वो एज कंपेयर टू अगर देखा जाए फर्स्ट 2012 की चैंपियनशिप को, तो उसके मुकाबले में ये फाइनल वाला प्लेयर थोड़ा सा आसान था। इजी लगा? जी जी, था ही आसान। वो आपका इत्मीनान भी बहाल हो गया ना, जो जी जी, आपने पहला बिल्कुल। वर्ल्ड कप जीता? और फिर उसके बाद ये था कि मैं इंटरनेशनल खेल रहा था और उसमें उसके बाद भी बहुत सारी कामयाबियां थी, तो मेरा वो एक्सपोजर जो होता है फाइनल में खेलने का, फाइनल में पहुंचने का, तो वो बहुत अच्छा था। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अगर आज तक मैंने 9 फाइनल जीते हैं, तो शायद मेरा ख्याल 10 फाइनल खेले होंगे तो एक फाइनल हारा हूँ, तो 9 में मेरी विक्ट्री है। बड़ी ज़बरदस्त तो आपकी इस वजह से परफॉर्मेंस है। वो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बहुत हाई था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप तो ज़ाहिर है एमेचर खेल रहे थे, लेकिन 2022 में आप प्रोफेशनल में आए, लेकिन फिर आपने इरादा तब्दील किया और वापस आप जो है एमेचर की तरफ आ गए। तो एक तो ये बताइएगा, और उसके साथ ज़मीनी सवाल मेरा ये है कि एमेचर और प्रोफेशनल में क्या समझते हैं कि मतलब कितना फ़र्क होता है टेक्निकली और आप मतलब साइकोलॉजिकली क्या? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं 2022 में जब मैंने प्रोफेशनल खेलने गया, तो वो सारे वहाँ पे जितने भी एक्सपेंस थे वो मेरे अपने थे। सही। और एक प्लेयर अपनी जेब से मेरा ख्याल है कि 50-60 लाख एक साल की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और उसको लॉन्ग टाइम खेलने के लिए स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होती है, सही। जो कि हमें भी थी, लेकिन हमें स्पॉन्सरशिप नहीं मिल सकी। तो अपने तौर पे जो कर सकते थे वो हमने किया और फिर दोबारा वापस यहाँ पे आ गए। और दूसरा सवाल आपका जो है कि वहाँ पे मैं समझता हूँ कि कुछ ख़ास फ़र्क नहीं है, फर्क नहीं। इन्वायरमेंट का फ़र्क है। और मैं समझता हूँ कि मेंटली पोटेंशियल जो है, प्रेशर कहाँ होता है, मतलब प्रोफेशनल में या एमेचर में? मैं समझता हूँ कि शायद यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर एमेचर में। है, एमेचर में। क्योंकि जब आपकी जीतने की रेशो बढ़ जाती है ना, तो फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन भी आपसे उसी तरह की हो उसी जाती तरह है। बढ़ जाती है। और पाकिस्तान में तो खासकर ऐसा होता है कि आप किसी टूर्नामेंट में खेलने गए तो आपको परफॉर्म करना ही करना है, करना ही करना है। क्योंकि वो कोई भी ये सोचते ही नहीं है कि यार वहाँ पे सारे प्लेयर खेलने आए सही हैं, बात है। उनसे बीट करना, हर बार बीट करना कोई यानी कि पॉसिबल तो नहीं होता, इतना आसानी से जीत तो नहीं सकते। सही। लेकिन हमारी लोगों की तवक्कुआत इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो इस चीज़ का प्रेशर आ जाता है। और ख़ासकर जब अगर मैच आ जाए इंडिया और पाकिस्तान का, सही। तो उसमें ये होता है कि उसमें फिर लोगों का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, तो वो गेम को गेम समझते ही नहीं है, रहने ही नहीं देते। तो ये चीज़ थोड़ी सी प्रेशराइज सिचुएशन को ज़्यादा क्रिएट करती है और ये काफ़ी प्रेशर वाला मैच हो जाता है हमारे लिए। लेकिन आज तक अच्छे रिजल्ट रहे हैं हमारे। तो आइंदा तो मतलब प्रोफेशनल में जाने का इरादा नहीं है?
देखिए जी, विदाउट स्पॉन्सरशिप तो कभी भी नहीं मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी जेब से तो जा ही नहीं सकता। मैं बताया कि प्लेयर अपने तौर पे अफोर्ड कर ही नहीं पाता किसी सूरत भी। तो स्पॉन्सरशिप होगी, गवर्नमेंट करे या प्राइवेट सेक्टर से कहीं स्पॉन्सरशिप मिल गई तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर दोबारा जाऊंगा। चलें जनाब, बातें हमारी और भी होंगी। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ मौजूद हैं दुनियाए स्नोकर के माया नाज खिलाड़ी, और इस वक्त जो 3 टाइटल वर्ल्ड के उन्होंने हासिल किए हैं। दुनिया के ये 2 पहले खिलाड़ी हैं, यानी एक मोहम्मद आसिफ और दूसरे भारत के पंकज एडवाणी, जिनका रिकॉर्ड जो है मोहम्मद आसिफ ने हाल ही में बराबर किया है। और ये 2 खिलाड़ी हैं पूरी दुनिया में एमेचर स्नोकर के, जिन्होंने 3 मरतबा ये एजाज़ हासिल किया है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस सिलसिले को यहीं से शुरू करते हैं। एक मरतबा फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दुनियाए स्नोकर के माया नाज आलमी चैम्पियन मोहम्मद आसिफ। आसिफ, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है आपने मतलब ये कि ज़िक्र किया जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो चैम्पियनशिप हुई और उसमें जिस तरह से आपने कामयाबी हासिल की, ये बताइएगा कि अगर आप स्नोकर के प्लेयर नहीं होते तो क्या होते? ये तो खैर मैं नहीं बता सकता पूरी तरह से, क्योंकि मैं क्रिकेट भी खेल रहा था इससे पहले, और साथ में मैं अपना जो फैमिली बिजनेस है ज़रूर वो ज्वाइन करता, और एक बिजनेसमैन के तौर पे यानी कि मैं ज़िंदगी गुजार रहा था। आप क्या समझते हैं कि आपकी जो शानदार कामयाबियां हैं और उसका सफ़र बड़ा तवील है। आपने बताया कि 2009 से आपने इसकी इब्तिदा की, 2012 में ज़ाहिर है कि आपने जो है पहला पहला मतलब कि आलमी चैम्पियनशिप जीती, 2019 में दूसरी जीती, फिर तीसरी जो है 2024 में जीती और एक रिकॉर्ड आपने कायम किया। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत की जानिब से आपको जो आपने जितना बड़ा टाइटल जीता, आपको पजीराई मिली, आपको सपोर्ट वहाँ से आई कोई? देखें जी, आज तक वो जो मैं समझता हूँ कि जो पजीराई मिलनी चाहिए थी वैसी नहीं हो सकी। और अभी मैं समझता हूँ कि रिसेंटली अभी मुझे पीएम साहब ने बुलाया, इसी हमारी यहाँ पे नेशनल चैम्पियनशिप हो रही है उस शहबाज दौरान। शरीफ साहब ने। जी जी, मुझे बुलाया और बुला के वहाँ पे उन्होंने 2.5 मिलियन जो है वो मुझे वहाँ पे उन्होंने मुझे दिए। ये तो बड़ी अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि ये इनकरेजमेंट का सिलसिला जो है ना वो होना चाहिए, और मोटिवेशन का सिलसिला लाजमी होना चाहिए, क्योंकि हमारे नए प्लेयर जो हैं उनको एक अच्छा पॉजिटिव साइन चाहिए। और पोटेंशियल की बात है तो पोटेंशियल माशाल्लाह हमारे प्लेयर्स में बहुत ज़्यादा है। तो जब वो देखते हैं कि यार हमारे एक वर्ल्ड चैंपियन को वो जो रिवॉर्ड का सिलसिला है वो अगर उनके साथ नहीं हो रहा, तो वो उनको एक डिस्करेजमेंट मिलता है, वो डिस्करेज होते हैं। तो ये चीज़ अच्छी नहीं थी, लेकिन ये एक पॉजिटिव साइन आया है। और एक स्पोर्ट्स पॉलिसी जो है उस पर भी थोड़ा बहुत दोबारा से वर्कआउट हुआ है, और वो भी बेहतरी की तरफ हो रहा है।
तो हम उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह आने वाला टाइम बेहतर होगा। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब से आपकी मुलाकात हुई और मैं ये समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने आपको बुलाया और आपकी पजीराई की, आपको जाहिर है कैश अवार्ड दिया। काश अगर आपको 2012 और 2019 में मिलता। और इसी तरह हमारे वो खिलाड़ी जिन्होंने दुनियाए खेल में पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम को बुलंद किया है, अगर उनको इसी तरह से इनक्रेज किया जाए तो जाहिर है हमारे माशरे से नेगेटिविटी ख़त्म होगी, हमारे जो नौजवान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में आएंगे। अब आप ये देखें कि इस वक्त जॉब और कैरियर नहीं है, जो डिपार्टमेंट्स एक ज़माने में उनकी टीमें हुआ करती थीं वो नहीं है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से डायरेक्टिव्स भी जारी हुए, लेकिन उसका अभी तक कोई मतलब रिस्पांस नहीं आया। क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स को ज़िंदा रखने के लिए खेलों को आबाद और मैदानों को आबाद रखने के लिए हमें प्लेयर्स चाहिए। और प्लेयरों के लिए हमें उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको फाइनेंशियली तौर पे, उनको मेंटली तौर पे, इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जब तक इसको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, मैं नहीं समझता कि ये चीज़ें आसानी से हो सकती हैं। प्लेयर अपने तौर पे कभी भी एक लेवल तक खेल सकता है। और जबकि आज के दौर में, इतने महंगाई के दौर में, ज़रिया मुआश का सिलसिला जो है वो भी प्लेयर्स के पास नहीं होता। तो अगर स्पोर्ट्समैन को डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा या कोई जॉब वगैरह नहीं होगी तो वो कैसे सर्वाइव करेगा। तो इसलिए इनको इस चीज़ पे फौरी अमल दरामद करना चाहिए, ताकि जितनी भी खेल हैं, हमारे जितने भी खेल हैं वो दोबारा से बहाल हों और ग्राउंड जो है वो आबाद हों और प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए एक अच्छा साइन साबित हो सके। अच्छा, अभी आपने बात की कि पीएसपी ने भी एक मतलब रोड मैप बना दिया है कि जो प्लेयर जो जो टाइटल जीतेगा एशियन या वर्ल्ड लेवल पे तो उसको कितने कितने। तो मैं समझता हूँ काफ़ी अरसे के बाद ये चीज़ जो है सामने आई है, तो ये भी एक पॉजिटिव बात है। जी जी, ये पॉजिटिव है, बिल्कुल यही बता रहा हूँ कि अगर इस पे अमल दरामद जल्दी शुरू हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि प्लेयर परफॉर्म करके आके सिर्फ देखता रहता है ना कि यार मुझे ये होगा, मुझे ये मिलेगा, लोगों की तवक्कुआत ज़्यादा होती हैं, प्लेयर की भी तवक्कुआत ज़्यादा होती हैं, लेकिन जब वो चीज़ें नहीं मिलती तो फिर क्या होता है, प्लेयर को एक मायूसी का सिलसिला शुरू होता है उसके साथ, और बाज़ प्लेयर तो इसके नीचे दब जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर उनको फौरी वो आने पे वो जो उनका रिवॉर्ड है वो अगर टाइम पे मिल जाए तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन होगा नए खिलाड़ियों के लिए भी और उस प्लेयर के लिए भी। वो पहले से ज़्यादा मेहनत करेगा, उसको लगेगा कि मैं जब भी पाकिस्तान के लिए जीत के आऊँगा, मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा, तो मुझे भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा और मुझे वो जो जितना भी रिवॉर्ड का सिलसिला है वो मिलेगा मुझे। तो वो एप्रिसिएशन होना चाहिए। तो जैसे ही इस पे अमल दरामद शुरू हो जाएगा, मैं समझता हूँ कि हर खेल में इंशाल्लाह हम दोबारा वापस आ जाएंगे। अच्छा, अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर ने आपको ज़ाहिर है बुलाया था, ये एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी पॉजिटिव और अच्छी बात है। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से आपने कोई उनको तजवीज़ दी, कोई बात हुई आपकी? देखिए, वहाँ पे उनके पास टाइम की ज़रा किल्लत होती है काफ़ी ज़्यादा, और बहुत सारे इवेंट उनके एक साथ चल रहे होते हैं। तो थोड़ा शॉर्ट टाइम में यानी कि मुलाकात हुई और उसमें मैंने उनसे यही कहा कि स्पोर्ट्स पे आपको खसूसी तवज्जो देनी चाहिए और हमें एकेडमीज़ के बारे में यानी कि उनसे बात हुई। तो उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह इस चीज़ पे प्रॉपर काम करेंगे और आपको इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जो उनसे आपकी बात हुई तो यकीनन आपकी फेडरेशन भी इससे उसको भी इल्म है। आप क्या समझते हैं कि नियर फ्यूचर में हमारे खिलाड़ियों के लिए क्या-क्या आसानियाँ पैदा हो सकती हैं और फेडरेशन की सतह पर उनको क्या-क्या मतलब मराहत मिल सकती हैं? देखिए जी, ये फेडरेशन वाला मामला या वहाँ के मामलात बेसिकली एक प्लेयर के तो होते नहीं हैं। और प्लेयर बेसिकली अपनी चीज़ों पे ही काम कर रहा होता है, अपनी गेम पे, अपने ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर। तो इन चीज़ों पे वो काम कर रहा है। ये डीपली चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये प्लेयर को इतना अवेयर नहीं होता, प्लेयर इन चीज़ों के बारे में कि गवर्नमेंट से क्या आ रहा है, क्या पॉलिसीज़ बन रही हैं, क्या है। उसको अपनी गेम पे फोकस होता है। तो मैं फिर भी यहाँ थोड़ा बहुत इन हूँ, तो मुझे आइडिया है कि इंशाल्लाह सपोर्ट का सिलसिला जारी रहा तो ये हमारा खेल जो है वो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर होगा। अच्छा, इस वक्त एकेडमीज़ की क्या सूरत हाल है हमारे मुल्क में? इसलिए कि देखें 3 टाइटल आपने जीते, फिर आपने डबल में भी टाइटल जीते, मोहम्मद यूसुफ भी वर्ल्ड मतलब टाइटल जीतने में कामयाब रहे हैं। तो मतलब आप लोगों की इतनी कोशिशें, काविशें, तो इसका मतलब है कि जितने भी हमारे प्लेयर्स आए हैं ग्रास रूट लेवल पर, वो अपनी उनकी इंडिविजुअल मतलब जी जो कोशिशें थी उसकी वजह से आए हैं। जी। तो कोई एकेडमीज़ ग्रास रूट लेवल पे मुतमईन है आप कि जिस तरह से फैसिलिटीज़ हैं या नहीं हैं, या नियर फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है?
देखें जी, फिल वक्त तो अपने तौर पे ही प्लेयर सारा कुछ कर रहा है। एकेडमी, एक पीएसबी की एकेडमी है वहाँ पे इस्लामाबाद में, लेकिन वो प्रॉपर रन नहीं कर रही। और उसके अलावा हमारे पास पाकिस्तान में कोई एकेडमी नहीं है किसी के पास भी। अब यहाँ पे हमारे जो क्लब ऑनर्स हैं, वो हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं हमारे प्लेयर्स को। वो प्रैक्टिस के लिए टेबल देते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी सपोर्ट है उनके लिए। मॉरली सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, और कुछ लोग जो हैं वो फाइनेंशियली तौर पे भी कहीं ना कहीं हमारे प्लेयर्स के साथ हेल्प आउट करते हैं उनको। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, जिस वजह से आज जो स्नूकर जहाँ पे खड़ी है, मैं समझता हूँ उसमें बहुत बड़ा किरदार है इनका, रोल प्ले है उनका, कि उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया हमारे प्लेयर्स को, हम सबको। तो ये उनकी सपोर्ट के बगैर मैं समझता हूँ नामुमकिन है। अच्छा, स्नूकर जो है मैं समझता हूँ कि ब्रेन का खेल है, मतलब कम वक्त में जितना अच्छा आप डिसीजन लेंगे। आप क्या समझते हैं कि ये आसाब का खेल तो है, लेकिन इसमें तकनीकी जो है वो महारत कितनी अहम होती है, या प्रैक्टिस? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये गेम एक मुश्किल तरीन गेम इस वजह से है कि आपको मेंटली भी खेलना है, आपको फिजिकली भी खेलना है, और आपको टेक्निक में भी चीज़ों पे अपने असाब पे काबू करना है, और अपने असाब को बहाल रखना है। तो ये एक मुश्किल तरीन गेम है, क्योंकि अगर 8 7 8 घंटे का भी मैच, मैंने 8 साढ़े 7 घंटे का मैच मैंने खेला हुआ है, तो 7 घंटे का वो जो प्रेशर है ना, वो आपकी बॉडी, कोई भी दुनिया का काम कर लो तो उतनी एग्जॉस्ट नहीं हो सकती। वो जो 7 घंटे का प्रेशर जो है ना, वो एग्जॉस्ट कर देता है सही। इंसान को। एक मैच में प्लेयर को 2 से 3 घंटे का टाइम मिलता हो, यानी कि होता है 2 3 घंटे का मैच होता है। तो वो 2 3 घंटे में पूरी बॉडी जो है ना, वो इतनी एनर्जी वेस्ट करती है, एग्जॉस्ट होता है मेंटली, फिजिकली। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये फिजिकली गेम नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं है। फिजिकली आप 7 8 घंटे टेबल के इर्द गिर्द घूम नहीं सकते। आप एल्बो को, जिस्म को बार बार आपने झुकना उठना, तो ये चीज़ें करना ये इतना आसान नहीं है। ये भी फिजिकल गेम भी है और मेंटल गेम भी है। असाब का भी इसमें बहुत ज़्यादा किरदार है। तो ये हर चीज़ पे एक प्रॉपर वर्किंग करनी पड़ती है प्लेयर को, फिर जाके वो इस काबिल बनता है कि वो एक चैंपियन बन सके। अच्छा, आपने कहा कि ये फिजिकल गेम भी है, तो आप क्या समझते हैं कि जो आपने माशाल्लाह 3 वर्ल्ड टाइटल आपने जीते, 9 मजमूई तौर पर आपके पास टाइटल हैं, हमारे और भी स्नूकर के प्लेयर्स हैं जिन्होंने कारनामे अंजाम दिए, तो आप लोगों का क्या मतलब स्केजुअल होता है कि आउटडोर आप रनिंग वगैरह करते हैं, या जिम में जाके भी ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, या सिर्फ स्नूकर की प्रैक्टिस करते हैं? और ये कितना ज़रूरी होता है? जैसे आपने कहा कि स्टेमिना की भी ज़रूरत होती है इसमें, जी जी। फिजिकल फिटनेस की भी ज़रूरत होती है, तो इस पे कितना काम होता है, इंटरनेशनल सतह पर या लोकल सतह पर? नहीं नहीं, हर जगह पे काम होता है, इंटरनेशनल हो या लोकल हो, बात तो वही है। प्लेयर को प्रैक्टिस के लिए तकरीबन 6 से 7 घंटे मिनिमम चाहिए होते हैं, और वो करता है इस चीज़ पे। और जहाँ तक फिजिकल की बात है, तो कुछ प्लेयर्स जो है वो जिम ज्वाइन करते हैं, और कुछ रनिंग से। मैं समझता हूँ कि रनिंग जो है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमारी गेम में मसल्स जो है ना, उनको टफ नहीं किया जा सकता। और जैसे वो टफ होंगे तो आपकी बॉडी जो उस तरह से मूवमेंट जो है ना वो नहीं करेगी। स्नूकर में वो ज़्यादा नहीं है, उसमें बिल्कुल लो वेट में जाके आपको अगर जिम में भी जाना है तो उसको लो वेट यूज़ करना पड़ता है। और साथ में आप रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं थोड़ा बहुत, तो ये फिटनेस एवरी डे आपको 1 घंटा उसके लिए चाहिए, 7 घंटे आपको स्नूकर के लिए चाहिए। तो एवरी डे ये प्लेयर को करना पड़ता अच्छा, आप ये बताइए कि जब आपने खेल शुरू किया तो इंडोर और आउटडोर खेल के अलावा स्नूकर के कितना टाइम देते थे? और जब आपने माशाल्लाह तीसरी मरतबा वर्ल्ड टाइटल जीता है तो इसकी यकीनन तैयारी की होगी। तो मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो हमारे नौजवान ये देख रहे हैं प्रोग्राम, तो वो अवेयरनेस उनको आए कि उन्हें क्या करना चाहिए। देखें जी, जब शुरुआत थी तो बहुत सारी चीज़ें अभी पूरी तरह से पता नहीं थी। फिर भी तकरीबन 8 घंटे के करीब करीब, कभी कभी 12 12 15 15 घंटे भी स्नूकर खेला गया एवरी डे। ये नहीं कि एक दिन के लिए, एवरी डे हमने 10 10 12 12 घंटे प्रैक्टिस की है। फिर एक टाइम आया कि फिर इंसान की मसरूफियात बढ़ गई, फैमिली, और फिर गेम में टाइम देना, दोस्त अहबाब, सब जगह पे अपने इंसान को मैनेज करनी पड़ती हैं चीज़ें। तो उन चीज़ों को मैनेज करते हुए फिर थोड़ा सा प्रैक्टिस टाइम कम होता है इंसान का। और अभी जो लास्ट में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के आया हूँ, उसमें सुबह 10 बजे से लेके रात 9 बजे तक मैं प्रैक्टिस की। सुबह और सुबह 9 बजे से लेकर रात सुबह को दस 10 बजे बजे तक? से ये आप लेके स्नूकर की प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं? जी जी, उसमें से 6 घंटे तो मैंने सिंगल प्रैक्टिस की है। सिंगल प्रैक्टिस? 6 घंटे मैंने सिंगल प्रैक्टिस की है, और उसके बाद मैंने 1 या 2 बेस्ट ऑफ 7 के सेशन खेले हैं।
तो एवरी डे मैं तकरीबन 7 घंटे के करीब करीब प्रैक्टिस कर रहा था तो एवरी डे। इसमें जिम की और आउटडोर रनिंग वगैरह की कितना मतलब टाइम देते हैं? उसमें इतना टाइम नहीं निकल रहा था, तो मैं उन दिनों में आधा घंटा जो है वो जॉगिंग वगैरह जो है वो सुबह मैं करके फिर ब्रेकफास्ट लेके फिर मैं अपना प्रैक्टिस पे आ जाता था। तो उसके बाद शाम में 6 बजे 7 बजे 7 बजे 8 बजे 7 बजे 8 बजे मैं फ्री हो रहा था वहाँ से एवरी अच्छा। डे। तो तकरीबन ये 15 दिन का मेरा कैंप था, जो मैंने भी किया, मेरे दूसरे प्लेयर्स जो हैं उन्होंने भी सबने किया। तो ये जो है स्नूकर फेडरेशन की तरफ से कैंप ऑर्गेनाइज होता है? जी बिल्कुल, ये बेसिकली हमने अपने अपने एंड से या किया। इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप लोग करते हैं? जी बिल्कुल, ये हमने अपना अपना किया। मैंने फैसलाबाद में था तो मैं फैसलाबाद से कर रहा था। 2 प्लेयर हमारे लाहौर से थे, वो वहाँ पे कर रहे थे, एक सरगोदा से था। तो ये कहने का मकसद ये एक जगह पे होके प्रैक्टिस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हर बंदा जो है टूर पे जाना है, तो फिर वहाँ पे भी हमने 10-15 दिन वहाँ गुजारने हैं, फिर 10 दिन का कैंप हो जाएगा। तो ये हर बंदा अफोर्ड नहीं कर रहा होता, क्योंकि फैमिली को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करना होता कहीं ना कहीं प्लेयर्स ने। नहीं, तो ये फेडरेशन इस कैंप को ऑर्गेनाइज नहीं करती किसी भी इवेंट से पहले जो इंटरनेशनल या एशियन ये सर्किट होता हुआ अच्छा। करते थे, लेकिन अभी फिल वक्त जो है ये ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे। हाँ, ये है कि वो रीड करते हैं, हम जूम पे मीटिंग करते हैं, एवरीडे प्रैक्टिस जो है वो सिलेक्शन होती है कि आज ये प्रैक्टिस करनी है, आज ये प्रैक्टिस करनी है। लेकिन मैं अपने एंड पे कर लेता हूँ, अपने फैसलाबाद सिटी में कर लेता हूँ, लाहौर का प्लेयर लाहौर में कर लेगा, इस्लामाबाद का इस्लामाबाद में कर लेगा। तो ये चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, क्योंकि बेसिकली ये सारी चीज़ों पे एक्सपेंसिव है। तो उसके लिए फिर फंडिंग का होता है कि जब फंड पूरे पूरे फंड हो तो फिर चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती हैं। सही, ठीक है जनाब। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ मौजूद हैं दुनियाए स्नूकर के मायानाज खिलाड़ी, जिन्होंने 3 मरतबा आलमी स्नूकर चैम्पियनशिप जीतने का एजाज़ हासिल किया है। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आएंगे और यहीं से इस सिलसिले को दोबारा शुरू करेंगे। एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम में वापस आते हैं और उस सिलसिले को वहीं से शुरू करते हैं जहां से मुनक़ता हुआ था। हमारे साथ मौजूद हैं दुनियाए स्नूकर के मायानाज आलमी चैम्पियन, जिनको 3 मरतबा आलमी स्नूकर चैम्पियनशिप जीतने का एजाज़ हासिल है, मोहम्मद आसिफ। जी मोहम्मद आसिफ, ये बताइए कि जब आपने खेल की इब्तिदा की उस वक्त और अब स्पॉन्सरशिप की क्या सूरत हाल है? इनकरेजिंग है या डिस्करेजिंग है? देखें जी, ये ज़रा मुश्किल सवाल इस वजह से अच्छा। है कि ये तब भी जैसी सिचुएशन तब थी, आज तो खैर उससे थोड़ा सा बेहतर है। अच्छा। क्योंकि शुरुआत जो है वो मैं समझता हूँ कि तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी स्नूकर प्लेयर्स को, क्लब ऑनर्स को, और मुश्किल था वो प्लेयर्स के लिए, काफ़ी लम्हा मुश्किल था वो टाइम। लेकिन अब स्नूकर में प्लेयर्स को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है, क्लब ऑनर की तरफ से भी मिलता है, और प्राइवेट सेक्टर से भी कहीं ना कहीं स्पॉन्सरशिप थोड़ा बहुत करके चल रहा है सिलसिला उनका। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी नहीं है।
आज पोजीशन पहले से ज़रूर थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इसके लिए हमें और थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ताकि हमारे प्लेयर्स जो हैं उनकी जब तक घर की सहूलत जो घर के उनके मामला आते हैं, जब तक वो नहीं संभाले जाएंगे ना, पूरी तरह से कवर नहीं होंगे, तो तब तक प्लेयर का माइंड जो है ना वो कभी भी पूरा पॉजिटिव तरीके से अपनी गेम की तरफ नहीं आ सकता। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है इस चीज़ की। अच्छा आसिफ, एक वक्त था कि जैसे पीआईए हैं, कस्टम्स हैं या तमाम बैंक्स हैं, उन्होंने मतलब खेलों को बड़ा सपोर्ट किया, और दुनियाए खेल में अगर पाकिस्तान ने कारनामे अंजाम दिए तो मैं समझता हूँ कि जिन डिपार्टमेंट्स के मैंने नाम लिए, तमाम ही बैंक्स, इनका बड़ा पॉजिटिव रोल रहा है। जी लेकिन हमने देखा कि अर्ली 90s में जब इदारे प्राइवेटाइज हो रहे थे तो कुछ टीमें तो उस वक्त बंद होना शुरू हो गई, कुछ अब बंद हो गई, और इस वक्त मुल्क में मेरे ख्याल 6 7 8 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें, जबकि एक ज़माने में 30 35 डिपार्टमेंट्स की टीमें हुआ करती थी, हर शोबे की टीमें होती थी। तो ये मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं, क्या होगा? देखें जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक प्लेयर जो है उसका काम इन चीज़ों पे सोचना ज़रूर होता है, लेकिन वो इन चीज़ों में मैं समझता हूँ कि वो कर कुछ नहीं पाता, सही। क्योंकि ये प्लेयर्स के काम नहीं है, ये एसोसिएशंस के काम है और या गवर्नमेंट के काम है। तो नंबर 2, आज भी हमारे 3 प्लेयर जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल बैंक की तरफ से खेल रहे हैं, जिसमें मैं हूँ, मोहम्मद सज्जाद है और असजद इकबाल। नेशनल बैंक का तो बड़ा रोल रहा है। जी जी बिल्कुल। आज ये टूर्नामेंट भी हमारा नेशनल जो है वही करवा रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि वो आज भी हमें 3 प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है, दूसरे जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स या कोई और इदारे हैं, उनको भी इस चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ताकि हमारे जो प्लेयर्स, परफॉर्मिंग प्लेयर हैं, जो आने वाले टाइम में अच्छे प्लेयर्स बनेंगे और पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत सारे मेडल जीतेंगे, तो हमें उन पे भी काम करना है। आज हम उनके लिए काम करेंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे प्लेयर्स को स्पॉन्सरशिप का मसला जो है वो लाजमी उनका हल होना चाहिए, ताकि वो अपने गेम पे पूरी तरह से फोकस कर सकें। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अली असगर वली का जब उन्होंने स्नूकर को पाकिस्तान में संभाला तो उनके बड़े इनकलाबी इक़दाम थे, उनके ज़माने में बड़ा फ़रोग हुआ। और फिर आलमगीर शेख साहब जब बहैसियत प्रेसिडेंट आए और अब चेयरमैन हैं, इनके ज़माने में भी बड़ा मतलब स्नूकर को फ़रोग मिला है, बड़ा कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं। आप क्या समझते हैं कि फेडरेशन को, आप समझते हैं कि क्या करना चाहिए, गुंजाइश है, क्या कहेंगे? देखें जी, बेहतरी की तरफ जो भी इकदाम हो वो ज़रूरी है और करना चाहिए एसोसिएशन को, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एसोसिएशन भी एक लिमिट तक जाके कर सकती है। जब तक गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं होगी, गवर्नमेंट की तरफ से फंड नहीं मिलेंगे पीएसबी की तरफ से, तो वो कैसे टूर्स को मैनेज करेंगे। यहाँ पे जो स्नूकर है उसको मैनेज करने की मुश्किलात हैं काफ़ी, और प्राइवेट सेक्टर अगर बीच में इन्वॉल्व हो तो मेरा ख्याल है कि ये बखूबी ये चीज़ें जो है वो हल हो सकती हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर से, यानी कि बहुत सारा जो लोग हैं उनसे रब्ता किया जाए, और वो अगर स्पॉन्सरशिप बीच में लेके आएँ तो ये चीज़ें आसान होना शुरू हो जाएंगी। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि मैं अभी जो लास्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल के आया हूँ, जीत के आया हूँ, 2024 की जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, इसमें मेरे पे एतमाद किया शेख आलमगीर और उनकी पूरी टीम ने, और मैं वहाँ पे क्वालिफाई नहीं काफ़ी था। फाल नज़र आते हैं। जी जी, मैं क्वालिफाई नहीं था, और उसमें शेख साहब ने बड़ा रोल प्ले किया, और उन्होंने मुझे कहा जी कि आपने प्रैक्टिस में रहना है और हम आपको भेजेंगे इंशाल्लाह वर्ल्ड मास्टर के लिए। और फिर उन्होंने थोड़ी सी फाइट बैक की, इनके आपस में उनका मुशावरत हुई। उसके बाद उन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझे जो एमेचर चैम्पियनशिप है इसके क्वालिफाइंग राउंड में भेजा। तो मैंने वहाँ से पहले क्वालिफायर खेला, फिर वहाँ से मेन राउंड में आया, और फिर मैं जाके ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीता। तो उनका भी ये ड्रीम था कि मैं 3 बार ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतूं और पंकज का रिकॉर्ड जो है वो बराबर करूं। तो उस पर अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ कि अल्लाह ने मुझे इस कामयाबी से नवाजा। अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त स्नूकर की सूरत हाल शहरों में और हमारे जो दूर दराज इलाके हैं, इसलिए कि हम दूसरे खेलों में देखते हैं कि जो दूर दराज इलाके हैं, गाँव के बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं। एक ज़माने में कराची, लाहौर के बड़े प्लेयर्स हुआ करते थे, लेकिन हम देख रहे हैं अब दूसरे शहरों से और वहाँ से भी आ रहे हैं। तो स्नूकर में इस वक्त क्या सूरत हाल है?
स्नूकर में बहुत अच्छा है जी। माशाल्लाह हर जगह पे बड़े प्लेयर हैं और वो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे लेवल पे पंजाब तो पूरा बहुत अच्छा है। उसमें हर जगह पे हर सिटी में बहुत सारे अच्छे स्नूकर बॉलर्स हैं। वहाँ पे प्लेयर्स अपने तौर पे काम कर रहे हैं, क्लब ऑनर्स जो हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो कराची में थोड़ा सा जहाँ पहले कराची में प्लेयर हुआ करते थे, आज वही सिचुएशन जो है वो पंजाब की है। पंजाब। और कराची में थोड़ा सा फुकदान आ गया है इस चीज़ का कि वो इनके पास स्नूकर बॉलर्स नहीं है। तो यहाँ पे भी मैं समझता हूँ ज़रूरी है उनको, ताकि हमारे कराची के प्लेयर जो हैं वो भी पुरानी अपनी फॉर्म जो है वो बहाल करें। और दीगर जितने भी मुल्क के शहर हैं वहाँ पे भी अच्छा काम हो रहा है। और काफ़ी प्लेयर यहाँ पे अभी नेशनल में भी आए हैं, हर प्रोविंशियल से, बलूचिस्तान से, केपी से, पंजाब से, कराची से, इस्लामाबाद से। तो काफ़ी बेहतर है और मैं समझता हूँ कि ये आने वाले फ्यूचर में इंशाल्लाह और बढ़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि आपने माशाल्लाह 3 मरतबा वर्ल्ड टाइटल जीता है, यहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी बात है। डाइट का किस तरह से ख्याल रखते हैं, क्या प्लान करते हैं? इसलिए कि आपको हर वक्त अपने आप को फिट रखना होता है, इसलिए कि कोई ना कोई इवेंट्स हो रहे होते हैं, या जोनल सतह पर, मुल्की सतह पर, या इंटरनेशनल सतह पर। तो किस तरह वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अदा करते हैं? देखें जी, इस पे प्लेयर खुद ही काम कर रहा है और मैं समझता हूँ कि उसको खुद ही अपनी हेल्थ के बारे में थोड़ा सा मतलब आपके अवेयरनेस। कहने का मतलब है कि जो प्लेयर्स हैं उनको खुद इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना जी चाहिए, ये जिम्मेदारी उन पे आयद होती है। बिल्कुल, क्योंकि सेहत इंसान की खुद की है, तो उसको ख्याल भी खुद ही करना पड़ेगा। और अब तो खैर वो पहले जैसा रहा नहीं, अब तो हर बंदे को इतनी अवेयरनेस है और अगर कहीं नहीं भी है तो इंसान खुद फॉलो कर लेता है, डाइट प्लान बनवा लेता है किसी भी न्यूट्रिशन से। जो डॉक्टर्स हैं उनसे मशवरा करके, मशावरत करके वो जो हेल्दी चीज़ें हैं वो इंसान बनवा के तो फिर वो कर सकता है ये चीज़ें। तो उसको खुद ख्याल करना पड़ता है और करते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन फिर वही बात, ये सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए भी इंसान को वसाइल की बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरत ज़रूरत होती होती है। है। अगर नॉर्मल देखा जाए तो नॉर्मल लोगों में ये चीज़ें मैं नहीं समझता हूँ कि होती। नहीं, मुश्किल होता है उनके लिए काफ़ी चीज़ें। लेकिन ये एक मुश्किल मरहला होता है। इवेंट से पहले तकरीबन हर प्लेयर सही। जो है वो इस चीज़ अच्छा, पर ध्यान देता है, ख्याल करता है। और वो तो आपकी इजाज़त से थोड़ी सी घरेलू बात करते हैं। ये बताइए कि हमारी भाभी आपकी परफॉर्मेंस से, बच्चे, आपके भाई बहन कितने खुश होते हैं? क्या उनका रद्द-ए-अमल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी मेरी पूरी फैमिली और मेरे वालदैन, मेरे बीवी बच्चे, बहन भाई सब बहुत खुश हैं। और मैं समझता हूँ कि मैंने अपने फैमिली के लिए हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान के लिए जीतूं और अपनी फैमिली का नाम रोशन करूं, अपना करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी तरफ से उनको कभी कुछ ऐसा नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहा। और हमेशा एक टाइटल के रूप में मैं यानी कि गया वहाँ पे और मुझे बहुत अच्छा वालहाना इस्तकबाल, हर चीज़ प्यार मोहब्बत मेरे अहले इलाका से। तो मेरे से बहुत खुश हैं। सिर्फ एक चीज़ की उनको हमेशा से मुझसे गिला रहता है, एक चीज़ पे, कि मैं उनको टाइम नहीं दे टाइम पाता। नहीं, तो ज़ाहिर है आप क्योंकि मुल्क को, देखिए कौम के लिए ज़्यादा हाँ, टाइम देते हैं। मैं मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं अपनी फैमिली को टाइम दे सकूं। लेकिन बाज़ जगह पे इंसान जो है वो कोशिश के करने के बावजूद बावजूद भी वो नहीं कर पाता। अब यहाँ पे मैं कराची हूँ, कराची से पहले मैं सार्क गया हुआ था, उससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप थी और फिर डोमेस्टिक के भी टूर्नामेंट चलते हैं तो वो भी खेलने पड़ते हैं। तो वो फैमिली को सिर्फ एक ही प्रॉब्लम मुझसे आज तक जो असल में है वो यही है कि मैं उनको टाइम नहीं दे पा रहा पूरी तरह। ज़ाहिर है कि मतलब आप जिस मतलब अब सतह पर माशाल्लाह आ गए हैं, उसमें ज़ाती चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करना इग्नोर पड़ता है, करना कौमी जो चीज़ें होती हैं उसको ज़्यादा देखना पड़ता है। आसिफ, हमारी आपसे स्नूकर के सिलसिले में और आपकी कारनामों से मुतालिक बड़ी मतलब सैर हासिल गुफ्तगू हुई, और यकीनन मैंने बहुत सारे सवालात किए, आपने उनके जवाबात दिए। कोई ऐसी बात जो आपके जहन में और मैं ना पूछ सका हूँ, तो वो ज़रूर स्नूकर के हवाले से और हमारे नौजवानों के लिए कोई पैगाम ज़रूर दीजिएगा। देखें जी, मैं नौजवानों के लिए एक ही पैगाम देना चाहूँगा कि अपनी मेहनत पे यकीन रखें। और कभी भी किसी भी सिचुएशन में अपने आप को मुश्किलात आएँ या आसानियाँ पैदा हों तो अपने आप को चेंज नहीं करना, अपनी मेहनत से कभी नहीं भागना, अपनी मेहनत पे यकीन रखना है और अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखना है, कोशिश करते रहना है। बाज़ दफ़ा होता ये है कि इंसान बहुत मेहनत करता है लेकिन फ़ौरी रिस्पॉन्स नहीं मिलता इंसान को, तो कभी भी इस चीज़ से मायूस नहीं होना, अपनी मेहनत को जारी रखना। इंशाल्लाह जितना टाइम लग जाता है ना ज़्यादा, उतना बड़ा फल मिलता है इंसान को। तो इसलिए अपनी मेहनत पे यकीन रखें
और अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखें, इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे आपको आपकी मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहम्मद थैंक यू। आसिफ, आलमी स्नोकर चैंपियन। आपने गुफ्तगू सुनी। अभी हम बात कर रहे थे आलमी स्नोकर चैंपियन जिनको 3 मरतबा आलमी स्नोकर चैंपियनशिप जीतने का एजाज़ हासिल है, और दुनिया में सिर्फ 2 ऐसे खिलाड़ी हैं। एक मोहम्मद आसिफ जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से, जिन्होंने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया, दुनिया स्नोकर में पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम को बुलंद किया। और दूसरे पंकज एडवानी जिनका रिकॉर्ड जो है मोहम्मद आसिफ ने बराबर किया। यकीनन आज की हमारी ये गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। इसका फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नई शख्सियत के साथ एक मरतबा फिर हम हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाज़ुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।